जय हिंद दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट पार्ट जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसका लास्ट चैप्टर, दैट इज़ द चैप्टर 9। और ये चैप्टर जो है ये है रिलेटेड टू मनी एंड बैंकिंग। और देखिए एक बहुत बड़ा चैप्टर है, आई हैव सीन इसमें अराउंड 400 क्वेश्चंस हैं एंड सो इट विल टेक टाइम, सो कीप पेशेंस। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको कंप्लीट होने में। वी विल ट्राई टू कंप्लीट इट एज सून एज पॉसिबल। और इकॉनमी देखिए मोर और लेस एक टाइम पे जाके थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है जब उसमें डेटा ड्रिवन क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। ऑल्दो देर आर सम पर्सन जिनका इकोनॉमिक्स पार्ट बहुत स्ट्रांग होता है एंड दे विल एन्जॉय इट, बट पीपल लाइक मी एक्चुअली डू नॉट एन्जॉय। सो कंटिन्यूटी में थोड़ा सा ये ब्रेक हमको देना भी पड़ता है, इसीलिए एक पैरेलल सब्जेक्ट भी हमने स्टार्ट किया जो इससे थोड़ा हटके है। सो आप क्या कीजिए कि अगर इफ़ यू आर अ पर्सन लाइक मी, तो मैं जो करती थी इकोनॉमिक्स में ये रहता था कि अगर कोई चैप्टर बहुत लंबा है, इनफैक्ट इन रीडिंग ऑल्सो, सो मैं उसको इंटीग्रेट करती थी किसी और सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो आप भी वो कर सकते हैं। थोड़ा सा क्या होता है ना, दिमाग जो होता है जो स्टेगनेंट हो जाता है किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते, वो थोड़ा सा खुलता है। अगर आप 1-2 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं और कोई अपना एक कॉन्सेप्ट ख़त्म कर लीजिए बीच में नहीं, और उस कॉन्सेप्ट को ख़त्म होने के बाद थोड़ा सा टाइम दीजिए, मगअप कीजिए उसको अपने अंदर ही अंदर दिमाग में। और ये मैं आपको बात कर रही हूँ जब हम अपने बेसिक्स पढ़ते हैं, अपनी बुक्स को पढ़ रहे हैं, और उसको टाइम दीजिए और उसके बाद कुछ नया स्टार्ट कीजिए। ठीक है, कंटिन्यूसली जो है ये दिमाग में भरना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें एक क्रोनोलॉजी होती है, उसमें आपको मज़ा आता है पढ़ने में। इसमें अगर जिसके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट ही नहीं है, एज आई सेड, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तब तक आई कैन रीड। मनी एंड बैंकिंग इज़ अ चैप्टर विच आई कैन रीड फॉर लॉन्ग, बट जैसे ही फिजिकल रेवेन्यू वगैरह वाला क्वेश्चन जो सिलेबस का पोर्शन आता है, वो मेरे लिए थोड़ा बोरिंग हो जाता है, बिकॉज उसमें मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं जगता है। तो डिपेंड करता है, सबका अपना अपना टेस्ट होता है। बट अगर आप भी ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, सो आई यूज़ टू डू इट पैरेलली विद सम अदर सब्जेक्ट। और जो इससे अलग हुआ करता था, साइंस एंड टेक वगैरह मत लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी उतना ही आपको मिंगल अप करना होता है। मेरे लिए साइंस एंड टेक वॉज अ फन, बिकॉज माई बैकग्राउंड इज़ साइंस बैकग्राउंड, तो मेरे लिए फ़न होता था, आई यूज़ टू रीड इट। बट इनके साथ आप थोड़ा सा लाइट सब्जेक्ट लेके चलिए, जैसे इकोलॉजी, इन्वायरमेंट जो अभी हम भी कर रहे हैं साथ में, या कोई और सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। दोनों एक जैसे सब्जेक्ट मत लीजिएगा, सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो मिंगल हो जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा एक लाइटर टोन पे रखिएगा। करंट अफेयर्स ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, और ये आप कर सकते हैं। सेम इन द केस ऑफ घटना चक्र ऑल्सो, अगर आप लंबा देख रहे हैं। इसीलिए मैं इसका कोशिश करती हूँ कि बहुत लंबी वीडियोस ना डालें। 50-60 क्वेश्चन एक वीडियो में बहुत होते हैं, बिकॉज उसके बाद एक लेवल के बाद वो बोरिंग हो जाता है। ठीक है, तो मेरा एक्सपीरियंस आया, इसलिए आई एम शेयरिंग इट विद यू। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो फिर कोई इशू नहीं, आप लगातार देख सकते हैं कंटिन्यूसली। बट अगर ऐसा नहीं है तो आप उसको ब्रेक देके दूसरा कुछ देख लीजिए एंड देन गो ऑन विद इट। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हमें डील भी करना है इनको। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्म इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ अ फर्म इन इंडिया? तो ये पूछ रहे हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब क्या है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट रिस्क ऑफ अ फर्म दैट अ बैंक इज गोइंग टू गिव लोन टू. It helps in evaluating the emerging risk of a firm that a bank is going to give loan to. तो देखिए दो तरीके, ये बोल रहे हैं कि इससे दो तरीके के रिस्क पता चलेंगे। एक तो प्रेजेंट रिस्क पता चलेगा किसी भी फर्म का, और उसका इमर्जिंग रिस्क जो हो सकते हैं, जिसको भी बैंक लोन देने वाली है उस फर्म की बात कर रहे हैं। द हायर अ बोरोइंग फर्म्स level of interest, the higher a borrowing firm's level of interest coverage ratio, the worse is its ability to service its debt. ठीक है, तो देखिए नाम से अगर आप समझ रहे हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो, तो ये क्या होता है, एक बार एक्सप्लेनेशन बॉक्स में भी देख लेते हैं, बेटर डेफिनेशन इसमें दी होगी। सो इंटरेस्ट कवरेज रेशो ये क्या होता है? इट इज़ अ डेट रेशो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशो विच इज़ यूज टू मेजर हाउ ईजिली अ फर्म कैन पे इंटरेस्ट ऑन एन आउटस्टैंडिंग डेट। लेट्स से किसी भी फर्म ने कुछ लोन लिया हुआ है, तो वो कितना ईजिली उसको पे कर पा रही है उस इंटरेस्ट को, वो इससे पता चलता है। हायर कवरेज रेशो का मतलब है कि आइडियल रेशो है ये। ठीक है, तो हायर कवरेज रेशो का मतलब ये है कि उसका जो एबिलिटी है अपनी डेट को सर्विस करने की, वो अच्छी है। ऑलराइट, तो इसमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि नहीं, उसकी वर्स एबिलिटी है। नहीं नहीं, अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशो हाई है, इसका मतलब है कि फर्म की एबिलिटी भी हायर है टू रीपे द डेट. ICR is also sometimes called the times interest earned ratio. Lenders, investors and creditors often use this to determine the company's risk
रिस्कनेस रिलेटिव टू इट्स करंट डेट ऑन फ्यूचर बोरोइंग, हैंस स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो जाता है. रेशियो इज ऑल्सो यूज्ड बाय द क्रेडिटर्स and the prospective lenders to assess the risk of lending capital to firm, hence statement 2 is also correct. तो दोनों ही स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है कि फ्यूचर रिस्क जो इमर्जिंग रिस्क है और जो प्रेजेंट रिस्क है वो दोनों ही इससे समझे जा सकते हैं. हालांकि जितना ज़्यादा होगा इंटरेस्ट कवरेज रेशो उतनी ही ज़्यादा उसकी एबिलिटी भी हो जाती है. What was the purpose of intercreditor agreement signed by Indian banks and financial institutions recently? Intercreditor agreement sign हुआ था इंडियन बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में, और इसका क्या पर्पस था? तो देखिए इसका पर्पस था टू एम एट फास्टर रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड असेट ऑफ 50 करोड़ और मोर विच आर अंडर कंसोर्टियम लैंडिंग. तो जो स्ट्रेस्ड असेट था 50 करोड़ का, उसका जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करना उसको, ये इसका पर्पस था इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट का. इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट ये जो है ये एक प्रोजेक्ट सशक्त का पार्ट है विच इज़ अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ रिजॉल्विंग बैड लोन्स. तो बैड लोन्स की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए प्रोजेक्ट चलाया गया था और ये सजेस्ट किया था सुनील मेहता कमेटी ने. 23 जुलाई 2018 को अराउंड 22 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जिसमें कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी थी, 19 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड 32 फॉरेन बैंक्स साइंड ICA. इन सब ने मिलकर ICA साइन किया टू फास्ट ट्रैक द रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट. ये जो एग्रीमेंट था इट वाज आल्सो साइंड बाय 12 मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि LIC, हुडको वगैरह. द ICA कवर्स केसेस ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स वर्थ एटलीस्ट 50 करोड़. ठीक है, तो ICA जो है वो छोटे केसेस नहीं लेके 50 लाख अपने 1 करोड़ का लोन लिया है वो कवर नहीं करेगा. 50 करोड़ से ऊपर का अगर कोई स्ट्रेस्ड एसेट है तो उसको ये कवर करेगा अंडर द कंसोर्टियम लैंडिंग. द एग्रीमेंट सेज इफ 66% ऑफ लैंडर्स बाय वैल्यू एग्री टू अ रेजोल्यूशन प्लान, तो ये फिर सब पे बाइंडिंग हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स S4A रिसेंटली सीन इन द न्यूज़. ये रिसेंटली जो है ये 2017 की बात है. तो ये RBI की स्कीम है S4A, जो किस लिए है? फॉर रीवर्किंग द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ बिग कॉर्पोरेट एंटाइटीज़ फेसिंग जेन्यून डिफ़िकल्टीज़. ठीक है, तो जो बड़े कॉर्पोरेट एंटाइटीज़ हैं जिनको जेन्यून डिफ़िकल्टीज़ जो फेस कर रहे हैं उनके लिए ये स्कीम लेके आई थी RBI फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को रिवर्क करने के लिए. सो ये इंट्रोड्यूस हुआ था 13 जून 2016 को टू ऑफर एडिक्वेट डी फाइनेंस restructuring opportunities to large borrowers, that is the big corporate entities which are facing genuine difficulties. The S4A scheme aims to strengthen the lender ability to deal with the large stressed assets facing genuine hardships and offers a realistic chance for reworking the financial structure of such entities. Under the scheme, a company's debt is bifurcated into two parts. ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो कंपनी का डेट है उसको बाइफिकेट किया जाता है 2 पार्ट्स में. एक तो होता है सस्टेनेबल और दूसरा होता है अनसस्टेनेबल, जो कि बेस्ड किस पे बेस्ड होगा? कैश फ्लो ऑफ द कंपनी प्रोजेक्ट पे बेस्ड होगा. ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं S4A स्कीम फॉर सस्टेनेबल रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स. नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज recent directives relating to storage of payment system data, जिसको पॉपुलरली बोला गया है डेटा डिक्टेट, कमांड द पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स दैट. तो ये क्या कमांड करते हैं कि दे शेल इंश्योर दैट एंटायर डेटा रिलेटिंग टू पेमेंट सिस्टम ऑपरेटेड बाय देम आर स्टोर्ड इन अ सिस्टम ओनली इन इंडिया. सो दे कमांड टू द पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स कि वो इंश्योर करें कि जो भी डेटा है, जो पेमेंट से रिलेटेड डेटा है, पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड डेटा है, वो उनके द्वारा स्टोर किया जाएगा इंडिया के ही किसी सिस्टम में. दूसरा, दे शेल इंश्योर दैट द सिस्टम्स आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं है. ठीक है, इसके बारे में ये कमांड नहीं करता है जो रिसेंट जो डायरेक्टिव दिया था. थर्ड है, दे शेल सबमिट द कंसोलिडेटेड सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट टू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बाय द एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर. नहीं, कैग को देने की भी ज़रूरत नहीं है, इसमें देख लेते हैं. The Reserve Bank of India issued directives relating to the storage of payment system data on 6th April 2018. These directives
कमांड द पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स दैट दे शिल इंश्योर कि जो पूरा डेटा है पेमेंट सिस्टम का वो उनके द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है, जो ऑपरेट कर रहे हैं वो स्टोर किया जाएगा सिर्फ इंडिया में। ये जो डेटा है इसमें फुल एंड टू एंड ट्रांजैक्शन डिटेल्स होंगी, इन्फॉर्मेशन जो भी इन्होंने कलेक्ट की है, कैरी की है, प्रोसेस की है, वो सब इसमें होगा। तो स्टेटमेंट 1 तो हो जाता है इससे करेक्ट। ऑलराइट, अकॉर्डिंग टू डायरेक्टिव्स द सिस्टम प्रोवाइडर शैल सबमिट द सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट। तो जब भी कंप्लीशन होगा, जो पूरी रिक्वायरमेंट्स हैं ऊपर जो हम देखा अभी हमने, उसके ख़त्म होने पर सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट दी जाएगी एंड द ऑडिट रिपोर्ट शुड बी कंडक्टेड बाय। अभी कौन कंडक्ट करेगा, देखिए कैग की बात करें तो कैग नहीं, सर्ट करेगा। सर्ट के द्वारा जो एम्पैनल्ड ऑडिटर्स हैं वो इसको कंडक्ट करेंगे। और जो SAR है, सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट है, वो सबमिट की जाएगी रिजर्व बैंक को नॉट लेटर देन 31 दिसंबर 2018। तो स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट हो जाता है। ऑन द अदर हैंड स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, बिकॉज ये ज़रूरी नहीं है कि जो सिस्टम है वो ऑपरेट या ओन किया जाए बाय द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ओनली। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर भी इसको कर सकता है। विच कमिटी हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट टू बूस्ट कैशलेस ट्रांजेक्शन। कैशलेस ट्रांजेक्शन बूस्ट करने के लिए नीरज कुमार गुप्ता कमेटी बनाई गई थी। द नीरज कुमार गुप्ता कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन April 2016 by the Government of India and the RBI to boost the cashless transaction and reduce the cash transactions in the economy. After the demonetization in November 2016, the Government of India formed a new committee which was headed by Niti Aayog CEO Amitabh Kant to form a strategy to expedite the process of transforming India into a cashless economy. Next, which of the following best describes the term merchant discount rate, sometimes seen in the news? Merchant discount rate, the incentive given by bank to a merchant for accepting the payment through debit cards pertaining to that bank, the amount paid by the banks to their consumers when they use debit card for financial transaction for purchasing goods or services, the charge to a merchant by a bank for accepting payments from his customers through the bank's debit cards। ये सही है। जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट है वो ये है कि जो द चार्ज टू अ मर्चेंट, ठीक है, मर्चेंट को जो बैंक चार्ज करती है फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट्स थ्रू हिज कस्टमर्स थ्रू बैंक्स डेबिट कार्ड। तो जब बैंक के डेबिट कार्ड से कोई भी कस्टमर, लेट्स से आई एम द कस्टमर, यू आर द मर्चेंट, सो व्हेन आई विल पे यू समथिंग, तो बैंक विल चार्ज टू यू, ठीक है, कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो पेमेंट कस्टमर से बैंक डेबिट कार्ड से। इंसेंटिव गिवन बाय द गवर्नमेंट टू मर्चेंट्स फॉर प्रमोटिंग डिजिटल पेमेंट्स बाय द कस्टमर्स थ्रू पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स और डेबिट कार्ड्स, तो ये सही नहीं है। सो मर्चेंट डिस्काउंट रेट एक फ़ी होता है जो कि चार्ज किया जाता है फ्रॉम अ मर्चेंट बाय बैंक for accepting payments from customers through credit or debit cards in the establishments. MDR compensates the card issuing bank, the lender, which puts the POS terminal and payment gateways such as MasterCard or Visa card for the services. MDR charges are usually shared in pre-agreed proportion. तो पहले ही इनका pre-agreed proportion होता है बैंक और मर्चेंट के बीच में कि भाई इतना, लेट से आपने 2 रुपये लिया तो जो भी आपका होगा 50-50, 60-40 जो भी होगा वो आपके बीच में पहले ही हो जाएगा तय, और इसको एक्सप्रेस किया जाता है इन द परसेंटेज ऑफ ट्रांजैक्शन अमाउंट। विच ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स ऑल द ATMs इन इंडिया। तो जो भी सारे ATMs को लिंक करता है वो है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल फाइनेंशियल स्विच, इसको डिज़ाइन किया गया था, डेवलप किया गया था और डिप्लॉय किया गया था RBI के RBI's इंस्टीट्यूशन फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा इन 2004 विद द गोल ऑफ इंटरकनेक्टिंग द ATMs इन द कंट्री। फिर NFS को टेक ओवर किया गया NPCI के द्वारा फ्रॉम IDRBT 2009 में। तो 2004 में IDRBT आया था, फिर NPCI आ गया 2009 में और उसने टेक ओवर कर लिया। NFS प्रोवाइड्स द लिंकेजेस टू ATM नेटवर्क इन इंडिया, देयरफॉर ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। NPCI हेल्प्स इन प्रमोटिंग द फाइनेंशियल inclusion in the country. NPCI has launched RuPay, a credit payment scheme, ठीक है। तो which of the following statement is or are correct? तो NPCI जो है it helps in promoting the financial inclusion in the country, सही है, और NPCI ने RuPay कार्ड पेमेंट स्कीम जो है वो लॉन्च किया था। सो इनमें से कौन सा सही है, तो देखिए दोनों ही सही हैं। NPCI has been set up with the help of RBI to foster better financial inclusion by creating high impact infrastructure and business process for better, cheaper, consolidated and more efficient banking and retail payment system in India and facilitating the outreach of these banking services to those who normally do not use banks or do not have access to them, ठीक है। तो
ये मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए इसको लाया गया था। बेसिकली इनका रोल ये था कि भाई कुछ लोग ऐसे भी थे, हैं इनफैक्ट अभी भी, जो लोग बैंक सर्विसेज का यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए एक हाई इम्पैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए एंड बिजनेस प्रोसेसेस फॉर, जिससे कि वो कंसोलिडेट कर पाएँ ऐसे लोगों को जो बैंक सर्विसेज तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए आया था। स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है बिकॉज एनपीसीआई ने लॉन्च किया था रुपे, एक डोमेस्टिक कार्ड पेमेंट सिस्टम 2012 में। रुपे कार्ड पेमेंट सिस्टम एक इट इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स ग्रेटर एंड डीपर फाइनेंशियल इंक्लूजन बिकॉज इट ब्रिंग्स इन मोर बैंक्स एंड वाइडर स्पेक्ट्रम ऑफ यूजर्स इनटू द सिस्टम। तो ये दोनों इसमें सही हो जाएंगे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग यूपीआई। अगर देखिए 2017 में ये बात हो रही थी, अब तो यूपीआई आपके लिए बहुत नॉर्मल है, तो 2017 का ये क्वेश्चन है कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो इन्होंने बोला था कि मोबाइल वॉलेट्स जो हैं विल नॉट बी नेसेसरी फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स। डिजिटल करेंसी विल टोटली रिप्लेस द फिजिकल करेंसी इन अबाउट 2 decades। नहीं, ये तो ऐसा तो अभी तो फ़िलहाल नहीं है, ठीक है, टोटली रिप्लेस कर देगी ये बात तो नहीं है। एफडीआई इनफ्लोज विल ड्रेस्टिकली इंक्रीज, नहीं कह सकते। डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ सब्सिडीज़ टू पुअर पीपल विल बिकम वेरी इफेक्टिव, वेरी इफेक्टिव है कि नहीं है, वी कैन नॉट जज एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। मोबाइल वॉलेट्स जो है विल नॉट बी नेसेसरी फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स। ये कॉन्सिक्वेंस हो सकता था, एक बार देख लेते हैं। सो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जो कि एनपीसीआई ने डेवलप किया था फॉर फैसिलिटेटिंग द इंटर बैंक ट्रांजेक्शन थ्रू मोबाइल फ़ोन। इट अलाउज सेंडिंग और रिक्वेस्टिंग मनी बिटवीन एनी 2 बैंक अकाउंट्स थ्रू इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम। The money likely the consequence of implementing UPI is that the most likely consequence of implementing UPI is that mobile wallets will not be necessary for online payment because customers mobile number is directly linked with the bank। तो mobile wallet की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके लिए, बिकॉज कस्टमर का जो नंबर है वो डायरेक्टली बैंक अकाउंट के साथ लिंक हो जाएगा यूजिंग द बैंक्स कस्टमाइज्ड ऐप जो कि यूपीआई प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है। देखिए अगर आपको याद हो, जब नया नया डिजिटल पेमेंट आया 2016 में, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ, तो उस समय पेटीएम्स में पेटीएम वॉलेट करके एक अलग होता था, उसको आप स्कैन करके आप उसमें मतलब उस वॉलेट में आप पैसे डाल सकते हो अलग से, और उसको स्कैन कर वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं होता था, ठीक है। फिर बाद में लेकिन जब यूपीआईज वगैरह आ गए तो वो स्कैन नहीं होता था पार्ट, अगर आपको याद हो वो चीज़, तो वही उसी की बात हो रही है, उस समय की बात है, 2017 का क्वेश्चन है, तो वही बात हो रही है कि जो मोबाइल वॉलेट्स हैं वो नेसेसरी नहीं होंगे फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स हमेशा, क्योंकि नंबर डायरेक्टली लिंक हो गया। अभी आपको किसी को पैसा भेजना है तो आप डायरेक्टली, आपके पास कुछ नहीं है तो आप सिर्फ नंबर ही है अगर उसका, तो भी आप उसे आराम से भेज सकते हो, तो इतना लोड नहीं लेना है। पहले मोबाइल वॉलेट्स के साथ ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू बिटकॉइंस समटाइम सीन इन द न्यूज़, which of the following statement is or are correct? Bitcoins are tracked by the central banks of the countries. Anyone with a Bitcoin address can send and receive Bitcoins from anyone else with a Bitcoin address. Online payments can be sent without either side knowing the identity of the other. तो ऑनलाइन पेमेंट भी भेजा जा सकता है, एक दूसरे की आइडेंटिटी नहीं पता चलेगी, ठीक है। तो देखिए बिटकॉइन क्या होती है। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जिसको क्रिएट किया गया था जनवरी 2009 में, और इसको सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो ट्रैक नहीं कर सकती। बाकी दोनों स्टेटमेंट इसमें सही हैं। बाय द मिस्टीरियस एंड सूडोनिमस सातोशी नाकामोटा। बिटकॉइन एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है जो कि विच इज़ वन ऑफ द फर्स्ट डिजिटल करेंसीज टू यूज़ पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी टू फैसिलिटेट द इंस्टेंट पेमेंट्स in which anyone with a Bitcoin address can send and receive Bitcoins from anyone else with a Bitcoin address। इस सिस्टम में ऑनलाइन पेमेंट्स जो हैं वो भेजे जा सकते हैं ऑन ईदर साइड विदाउट इवन नोइंग द आइडेंटिटी ऑफ द अदर। सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक्स, टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंक्स। विच ऑफ दीज आर इंक्लूडेड इन ब्रॉड मनी। M3 में क्या आएगा? तो M3 में देखिए सारे ही आ जाएंगे, जो करेंसी, ऐसी करेंसी जो पब्लिक के साथ है,
डिमांड डिपॉजिट्स जो बैंक के साथ है और टाइम डिपॉजिट जो भी बैंक के साथ है। देखिए आरबीआई पब्लिश करती है फिगर्स ऑफ 4 अल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी, M0, M1, M2, M3। M3 को ब्रॉड मनी बोला जाता है, जिसमें कि करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई प्लस नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक, ये आते हैं। तो जो पहले 3 हैं वो M1 बोले जाते हैं, ठीक है। और इसी में जब आप नेट टाइम डिपॉजिट भी डाल देते हो कमर्शियल बैंक का, तो ये बन जाता है M3 ब्रॉड मनी। द सम ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स ब्रॉड मनी इन इंडिया। देखिए सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बस इसमें 4 ऑप्शन, एक और ऑप्शन दे दिया, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। सो सारे ही आ जाएंगे, करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स, time deposit with banks and other deposits with RBI. If you withdraw rupees 1 lakh in cash from your demand deposit account at your bank, immediate effect on the aggregate money supply in the economy will be, immediate effect on the aggregate money supply in the economy will be to reduce it by 1 lakh, to increase it by 1 lakh, to increase it by more than 1 lakh, to leave it unchanged. तो देखिए अगर आप विड्रॉ करते हो 1 लाख कैश में अपने डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से, ठीक है, तो M3 क्या है? M3 अभी हमने देखा कि M1 जिसमें कि आपका करेंसी डिपॉजिट आ रहा है पब्लिक के साथ जो है, और बैंक्स के साथ जो अपने टाइम डिपॉजिट्स वगैरह किया हुआ है वो सब आ रहा है। सो M1 प्लस टाइम डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक, ये M3 होता है। इसको मोस्ट कॉमनली एक मेजर भी माना जाता है मनी सप्लाई का। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एग्रीगेट मनी सप्लाई, ब्रॉड मनी। नाउ अगर आप विड्रॉ करते हो 1 लाख रुपए डिमांड डिपॉजिट कंपोनेंट से, तो इट विल फॉल बाय ₹1 लाख एंड करंट हेल्ड एंड CU करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक विल इंक्रीज बाय 1 लाख, क्योंकि आपके पास भी आ गया। इसका मतलब है कि जो मनी सप्लाई है वो अनचेंज रही, राइट क्योंकि इसमें आपने देखिए करेंसी विद द पब्लिक ये कंपोनेंट है, तो यहाँ से आपने निकाल लिया, सॉरी डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक ये एक अलग कंपोनेंट है, तो यहाँ से आपने विड्रॉ किया और आया किसके पास? आपके पास। तो सर्कुलेशन में तो उतना ही है ना, पहले यहाँ था यहाँ नहीं था, अब यहाँ नहीं है यहाँ पर है, तो सर्कुलेशन में तो वही है, तो इट विल लीव इट अनचेंज्ड। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग लिक्विड एसेट, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक, टाइम डिपॉजिट विद द बैंक, सेविंग डिपॉजिट्स विद द बैंक एंड करेंसी। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज असेट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी की बात हो रही है, तो सबसे लिक्विड क्या है? अभी करेंसी जो आपके हाथ में है वो सबसे लिक्विड है ना। अभी आपको खर्च करने का मन है, आपके हाथ में है, तो आप तुरंत खर्च कर दो ना, लिक्विडिटी। अब अभी बैंक में पड़ा होता सारा पैसा तो आप पहले जाओगे, सोचोगे, इनकेस नहीं भी जाते हो। तो सबसे पहले लिक्विडिटी किसके साथ है? करेंसी के साथ। देन इसमें ऑप्शन क्या दे रहे हैं? डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक्स, टाइम डिपॉजिट विद द बैंक एंड सेविंग डिपॉजिट्स विद द बैंक, ठीक। देखिए डिमांड डिपॉजिट तो लीस्ट लिक्विड होती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में हमको लगाना है ना। देखिए ओके दिस इज़ टाइम डिपॉजिट, आई वाज कंफ्यूज। तो टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या हो? जैसे आप FD करते हो, फिक्स डिपॉजिट्स कर देते हो, आपने 10 साल के लिए कर दिया, अब वो आप कोशिश करते हो कि सबसे लीस्ट लिक्विडिटी में लेकर आओ उसको, आप सबसे लास्ट में, ऐसी ज़रूरत आन पड़े कि भाई उसके बिना काम नहीं चल रहा है, तभी आप उसको छुड़वाओ, ठीक है। तो वो तो आ जाएगा लास्ट में, तो 2 आ गया लास्ट में। अब सेविंग से ज़्यादा लिक्विड होते हैं डिमांड डिपॉजिट्स, बिकॉज उसको डिमांड किया जा सकता है बाय द होल्डर फ्रॉम द बैंक एट एनी टाइम। तो डिमांड डिपॉजिट हो जाएगा, उसके बाद सेविंग आ जाएगा और उसके बाद टाइम डिपॉजिट हो जाएगा। 4132। द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज विद विच ऑफ द फॉलोइंग। मनी मल्टीप्लायर किसके साथ बढ़ता है? तो इंक्रीज इन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इन द बैंक, इंक्रीज इन द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इन द बैंक्स। इसके साथ SLR जो जब बढ़ेगा तो जो
मनी मल्टीप्लायर जो है इकोनॉमी में वो इंक्रीज होगा. तो मनी मल्टीप्लायर डिस्क्राइब्स हाउ एन इनिशियल डिपॉजिट लीड्स टू अ ग्रेटर फाइनल इंक्रीज इन द टोटल मनी सप्लाई. ऑलराइट, मनी मल्टीप्लायर डिस्क्राइब करता है दैट हाउ एन इनिशियल डिपॉजिट लीड्स टू अ ग्रेटर फाइनल इंक्रीज इन द टोटल मनी सप्लाई. इट आइडेंटिफाइज द रेशियो ऑफ डिक्रीज एंड और इंक्रीज इन द मनी supply in relation to the commensurate decrease and or increase in deposits. Increase in banking habit of the population will lead to more deposits in the banking system and hence banks have more money to lend out, which leads to increase in money multiplier. On the other hand, increase in reserve ratio जैसे कि cash reserve ratio and SLR ये decrease करते हैं money multiplier को, while the increase in population does not necessarily leads to increase in banking deposits और money multiplier. मनी मल्टीप्लायर इन इंडिया, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? मनी मल्टीप्लायर होता है ब्रॉड मनी डिवाइडेड बाय रिजर्व मनी. सो वी डिफाइन मनी मल्टीप्लायर एज द रेशियो ऑफ द स्टॉक ऑफ मनी और ब्रॉड मनी टू द स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी और रिजर्व मनी. सो इफ मनी मल्टीप्लायर इज के, तो के इज इक्वल टू M3 बाय M0 और M3 बाय RM. व्हाट इज ब्लैक मनी? इलीगल करेंसी, फेक करेंसी, डर्टी या बैड मनी या इलीगल इनकम विच इनकम टैक्सेस ऑन अपॉन विच इनकम टैक्स इज़ नॉट पेड. ठीक है, तो देखिए कन्फ्यूजन जल्दी जल्दी में गलतियाँ जो की होती हैं वो इस तरह की होती हैं. इलीगल करेंसी, करेंसी तो करेंसी होती है ना, करेंसी इलीगल नहीं है. इलीगल इनकम है जिस पे टैक्स आप नहीं भर रहे हो, उसको ब्लैक मनी बोला गया है. इट इंक्लूड्स ऑल द फंड्स अर्न थ्रू इलीगल एक्टिविटीज एंड अदरवाइज लीगल इनकम दैट इज नॉट रिकॉर्डेड फॉर टैक्स पर्पसेस. ब्लैक मनी प्रोसीड्स आर यूजुअली रिसीव्ड इन कैश फ्रॉम अंडरग्राउंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज and are not taxed. It is a big threat for the development of a country's economy. The government had taken many steps to bring out illegal money from time to time, जैसे कि voluntary disclosure of income scheme. Which one of the following effects of creation of black money in India has been the main cause of worry to the government of India? Which one of the following effects of creation of black money in India has been the main cause of worry to the government? Okay, so diversion of resources to the purchase of real estate and investment in luxury housing, investment in unproductive activities and purchase of precious stones, jewelry, gold, etc. Large donations to large donations to political parties and growth of regionalism. Loss of revenue to the state exchequer due to the tax evasion. तो ये हो जाएगा, इसका लास्ट आंसर हो जाएगा लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट एक्सचेकर ड्यू टू टैक्स इवेजन. ठीक है, तो ये सबसे बड़ा जो मेन रीज़न है फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परेशान होने का, वो ये है कि लॉस ऑफ रेवेन्यू हो जाएगा स्टेट एक्सचेकर को, क्योंकि टैक्स इवेजन हुआ है. So there is no uniform definition of black money in the literature or economic theory. In fact, several terms with similar connotations have been in vogue, including unaccounted income, black income, dirty money, black wealth, underground wealth, black money, parallel economy, shadow economy and irregular or unofficial economy. जितने भी terms use हुए हैं, usually they refer to any income on which the taxes imposed by the government or public authorities have not been paid. According to 2019 report of the Standing Committee on Finance, sectors that see the highest incidence of black money include real estate, mining, pharmaceuticals, pan masala, gutka and tobacco industry, bullion and commodity markets, film industry, educational institution and professionals. So किसी भी तरीके का लॉस जो एक्सचेकर को झेलना पड़ता है ड्यू टू टैक्स एवेजन, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इन द इंडियन इकोनॉमी, which has been highlighted multiple times by the economic surveys. Black money or tax evasion reduces the fiscal resources of the government for running the welfare schemes. ठीक है. Which of the following was not stated objective of demonetization in India? Stated objective इनमें से क्या नहीं था demonetization का? Reduction in the use of cash in the economy, ठीक है, ये था. Increasing the use of digital mode, ये भी था. Expanding the tax base, ये भी था. Increase the growth rate of GDP, ये इसका stated objective नहीं था. तो 8 नवंबर 2016 को the government of India announced the demonetization of all 500 and 1000 rupee banknotes of the Mahatma Gandhi series. The government said that the main objective of the exercise was curbing black money, which included income which had not been reported and thus was untaxed, money gained through corruption, illegal goods sales and illegal activities such as human trafficking and counterfeit currency. Other stated objectives included
expanding the tax base and increasing the number of taxpayers, reducing the number of transactions carried out by cash, increasing the use of digital modes of transaction, reducing the finances available to the terrorist and radical groups, integrating the formal and informal economy. Next is paper currency was first started in India in which year? तो पहली बार पेपर करेंसी स्टार्ट हुई थी 1862 में. Paper currency in the modern sense traces its origin to the late 18th century with the issue of private bank as well as semi-government banks. The Bank of Bengal, Bank of Bombay and Bank of Madras allude to the presidency banks. Among the earliest issues were those by the Bank of Hindustan, General Bank of Bengal and Bihar, the Bengal Bank, amongst the others. The paper currency of 1861 conferred upon Government of India the monopoly of note issue, bringing to an end note issues of private and presidency banks. After that, the first paper currency was issued in 1862 by the government. Hence, as per the given option, 1862 is the most appropriate answer. When did the Naya Paisa introduced with the decimal system of coinage become पैसा? ओके ये बोल रहे हैं व्हेन डिड द नया पैसा जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था विद द डेसिमल सिस्टम ऑफ कॉइनेज, वो पैसा कब बना? तो वो बनता है जून 1, 1964 को. द डेसिमल सिस्टम ऑफ कॉइनेज दैट इज पैसा वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1 अप्रैल 1957 आफ्टर द डेसिमलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी. फ्रॉम 1957 टू 64 पैसा को नया पैसा बोला गया और जून 1, 1964 से द टर्म नया वॉज ड्रॉप्ड एंड डिनोमिनेशन वॉज नेम्ड पैसा. तो नया वर्ड हटा के फिर उसको पैसा बोला गया. In India, the decimal coinage system was introduced in 1957. Which of the following statements correctly describes the meaning of legal tender money? Legal tender money क्या होती है? The money which a creditor is under compulsion to accept in settlement of his claims. The money which a creditor is under compulsion to accept in settlement of his claims. लीगल टेंडर क्या होता है? इट इज़ अ कॉइन और अ बैंक नोट जो कि लीगली टेंडरेबल होती है फॉर डिस्चार्ज और डेट ऑफ एब्लिगेशन. इन अदर वर्ड्स, लीगल टेंडर मनी इज अ फॉर्म ऑफ मनी रिकॉग्नाइज बाय लॉ एज अ मीन्स टू सेटल a public or private debt or to meet the financial obligation including the tax payments, contracts and legal fines or damages. Hence it is the money which a creditor is under compulsion to accept. ठीक है. लीगल टेंडर का मतलब आप किसी से 10 रुपये का सामान ले रहे हो, जिससे प्रिंट रेट है 10 रुपये, तो आप उसे 10 का नोट जब देते हो तो वो लीगली उसको लेना पड़ेगा. ही कैन नॉट से कि भाई क्या नोट आपने ये वाला नोट क्यों दे दिया, उस पर 10 रुपये लिखे हैं मतलब कि उस पर RBI गवर्नमेंट के साइन है, मतलब कि अभी लीगल टेंडर हो गया, यू हैव टू एक्सेप्ट इट. ठीक है. तो ये होता है लीगल टेंडर. तो दे आर सेइंग कि मेटेलिक मनी या कॉइन्स जो इन सर्कुलेशन में थी कंट्री में, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लीगल टेंडर जिसमें बैंक नोट्स भी आते हैं. बट देयर हैज़ बीन सम लिमिटेशंस फॉर कॉइन्स टू बी लीगल टेंडर इन पेमेंट. कॉइन्स इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द सेक्शन 6 ऑफ द कॉइनेज एक्ट 2011 वो लीगल टेंडर होगा इन पेमेंट और ऑन अकाउंट प्रोवाइडेड दैट अ कॉइन हैज़ नॉट बीन defaced and has not lost the weight as to be less than such weight as may be prescribed in its case. Coin of any denomination not lower than 1 rupee shall be legal tender for any sum not exceeding up to 1000. तो 1 रुपये से लेके 1000 तक की कॉइन्स अगर आप दे रहे हो किसी को तो वो लीगल टेंडर में आ जाएंगी. 50 पैसा कॉइन शुड बी लीगल टेंडर फॉर एनी सम नॉट एक्सीडिंग 10 रुपी. 10 रुपये तक दे रहे हो तो 50 पैसे की चिल्लर दे सकते हो. वाइल एनीवन कैन नॉट बी फोर्स टू एक्सेप्ट द कॉइन्स बियॉन्ड द लिमिट्स मैंशनड अबव. आप इससे ज़्यादा नहीं बोल सकते. 50 पैसे का आप 1000 रुपये नहीं दे सकते हो. ठीक है. तो वॉलंटरीली एक्सेप्टिंग द कॉइन्स फॉर अमाउंट्स एक्सीडिंग द लिमिट्स मैंशनड अबव इज़ नॉट प्रोहिबिटेड. किसी ने ले लिया, ओके, आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते. ये अमाउंट उनके लिए फिक्स्ड है. ठीक है. एवरी बैंक नोट इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2 रुपीज़, 5 रुपी, 10, 20, 50, 100, 200, 500, उस समय 2000 के भी थे. अब तो अनलेस 1000 के भी थे इनफैक्ट. हाँ, अनलेस द विड्रॉन फ्रॉम सर्कुलेशन शैल बी लीगल टेंडर. अब जैसे 2000 की बात हो रही है कि भाई ख़त्म हो जाएंगे, बहुत टाइम से चल रहा है, बट अभी अगर दोगे तो लेना पड़ेगा. लीगल टेंडर है, अभी ख़त्म नहीं हुए. डिमोनेटाइजेशन में ख़त्म कर दिए थे इसलिए वो लीगल टेंडर नहीं बचा था. ठीक है. सो and shall be guaranteed by the central government subject to the provision of subsection 2 section 26 of RBI Act 1934. Rupee 1 note issued by government of India भी एक legal tender है. Rupee 500 note and 1000 notes of Mahatma Gandhi series is issued up to November 8, 2016 and have ceased to be legal tender with effect from the midnight of November 8, 2016. Alright. Reserve Bank of India has the power to print currency notes of rupee up to, कब कहाँ तक कर सकती है? तो 10,000 तक
का नोट प्रिंट कर सकती है, इतनी पावर है उसके पास। एट प्रेजेंट आरबीआई जो है वो 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 के नोट निकालती है, वो 10,000 तक का कर सकती है। नोट इशूइंग डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई शुड ऑलवेज possess द मिनिमम गोल्ड स्टॉक ऑफ वर्थ कितना, 115 करोड़, ठीक है, और ये अभी भी वही है। तो इतना उसके पास होना चाहिए, जो नोट इशूइंग डिपार्टमेंट है आरबीआई का, उसके पास हमेशा इतना मिनिमम गोल्ड स्टॉक होना चाहिए। System of note issue by the Reserve Bank of India was founded on the proportional reserve system, which was replaced by a system of minimum holding of foreign securities of rupees 400 crore and gold coin and bullion of rupees 115 crore, a total of 515 crore in 1956. Under the Reserve Bank Second Amendment Act 1957, aggregate value जो है गोल्ड कॉइन की, गोल्ड बुलियन की और फॉरेन सिक्योरिटीज़ की इन द इशू डिपार्टमेंट वो स्टिपुलेट की गई है नॉट लेस देन 200 करोड़ एट एनी टाइम, of which the value of gold coin and bullion should at no time be less than 115 crore. तो ये स्टिपुलेशंस जो हैं वो रिवाइज नहीं हुए हैं, अभी भी वही चल रहे हैं। ऑलराइट, सो ये हैं हमारे 25 क्वेश्चंस। ऑल दो इसमें एक्सप्लेनेशन भी बहुत बड़े हैं तो इसमें टाइम लग रहा है, एंड ये एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है इसलिए आई एम टेकिंग देम, ठीक है। तो ये कोई डेटा ड्रिवन नहीं है, हमेशा जो सेम चलने वाले हैं वो वाले हम ले रहे हैं। बाकी आगे देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सो इस वीडियो को मैं यहाँ पर ही पॉज करूँगी एंड बाकी क्वेश्चंस के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ऑलराइट, सो कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। जय हिंद, जय भारत।